नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। देश की राजनीति में बदलाव को लेकर तरह तरह के दबाव दिखाई दे रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले चुनाव में देश की राजनीति बदल जाए, लेकिन बदलती हुई दिखाई नहीं देती। फिर एक बार, हालांकि अभी 2024 बहुत दूर है, लेकिन फिर एक बार मुख्यमंत्रियों के द्वारा प्रयास शुरू हो गया है, जिसको एंटी बीजेपी मुख्यमंत्री कहते हैं। वह उन्होंने एक प्रयास शुरू किया है राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर। जैसे उमा भारती पहले ही दिन से, जब से वह जीत कर आई है, लगातार बिल्कुल आर पार की मुद्रा में है और उन्होंने वह सारी बातें कही हैं जो एक विद्रोही स्वर कहता है। उसी के साथ नीतीश कुमार की भी एक शुरुआत हो चुकी है। लालू यादव खुद तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल का भी प्रयास जारी है। हेमंत सोरेन भी कई बार कोशिशें करते हैं और इस तरह की बातें होती। सवाल यह है कि इन प्रयासों का क्या कोई फल 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव तक भी दिखाई देता है? अंदेशा लगता है, राजनीतिक वजहें दिखती हैं। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ल हैं, वरिष्ठ संपादक पत्रकार हैं। लगातार राजनीतिक मसलों पर आप उन्हें सुनते रहते होंगे। और साथ ही हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा है। न सिर्फ वह वरिष्ठ पत्रकार हैं, बल्कि रिपोर्टर रहे हैं। हम लोग लगातार उनको पढ़ते रहे और इन दिनों वह प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं दिल्ली। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत शंभू सर आपसे, कि अभी जो तेवर दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्रियों का, खासकर तीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी सबसे आगे, क्या आपको लगता है कि 2024 तो दूर की बात है, 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके साथ चार अन्य राज्यों में भी, उस पर कोई असर दिखता है इन तैयारियों का? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश को लेकर तो इनमें से कोई भी गंभीर नहीं है जी। नीतीश कुमार भले 200 सीटें मांग रहे हों, लेकिन यूपी को लेकर कोई सीरियस नहीं होंगे। ममता बनर्जी का अपना कोई स्टेक यहाँ दांव पे लगा नहीं, उनको कोई मतलब नहीं उत्तर प्रदेश में क्या हो। अरविंद केजरीवाल हो सकता है एक आध वेस्टर्न यूपी में कुछ सीटें पे जोर डालें, लेकिन यहाँ भी हालत उनकी बहुत अच्छी नहीं हो सकती। जो किसानों का संतोष है वो अगर जाएगा वोट, तो एक तो रालोद को, उनके नेता एक तरह से उनकी पार्टी बन रही है जयंत चौधरी को, तो वो नीति इनको मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल को ये तो मुश्किल है। हाँ, 2024 के लिए जरूर, एक 2024 का जो समर है उसकी तैयारी जरूर दिख रही है। ममता बनर्जी की जहां तक बात है, ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि वो अकेले दम पे उन्होंने मोदी को चैलेंज किया। भाई, प्रधानमंत्री जी वहां पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी लड़ी, प्रधानमंत्री जी गए, गृह मंत्री अमित शाह गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, बड़े बड़े स्टालवार्ट लगे रहे, ताकत और लोग लगे रहे। इसके बावजूद भी इनको कोई बहुत उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। आप ये कैसे कह सकते हैं कि 3 थे तो 66 हो गए। बदले में ये है कि कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन ममता बनर्जी की स्थिति पहले से कहीं बेहतर है, उन पर कोई आंच नहीं आई। तो उनकी लड़ाई जो है वो देख रही है अगला प्रधानमंत्री के तौर पे। ये उनको भी दिख रहा है। हर आदमी को राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, उनकी भी होगी। अब यहाँ लेकिन 2022 की जो चुनौती है, आपको नहीं लगता कि उसका जो परिणाम आएगा वह 2024 तक दिखाई देगा? नहीं, 2022 की चुनाव, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके लिए अगर कोई सियासी लोग लग सकते हैं, वो तो कल 24 दलों की जो मीटिंग करी या जो चाय पे बुलाए गए नाश्ते पर प्रधानमंत्री उनके साथ, राहुल गांधी जी के साथ, उसमें 2 लोग तो गए नहीं। एक तो खुद बसपा नहीं गई और दूसरे अरविंद केजरीवाल नहीं गए, यानी उनकी पार्टियों से कोई नहीं गया। सिर्फ आखिर समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव पहुंचे थे। एक तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश को लोग मान के चल रहे हैं कि इनमें से, ये जो कल 24 दल मिले हैं, इनमें से उत्तर प्रदेश में किसी की कोई हैसियत है नहीं, इन्होंने साफ मान लिया है। वहां अगर हैसियत किसी की है तो सपा की होगी या बसपा की होगी। हम लोग अभी बसपा को बहुत अंडरमाइन कर रहे हैं कि बसपा में कोई हैसियत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बसपा के पास अपना एक सॉलिड वोट बैंक है और वो कभी भी मौके पे इस्तेमाल कर,
उसी तरह समाजवादी पार्टी के पास एक सॉलिड वोट बैंक है। इसे ये दो पार्टियां ही उत्तर प्रदेश में फैक्टर रखती हैं, बाकी कोई मायने नहीं। कांग्रेस का जहां तक बात है, कांग्रेस अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए कोई स्पष्ट रणनीति तय नहीं कर पाई है। इसे दूर दूर तक नहीं लगता कि कांग्रेस कोई बहुत बड़ा खेल कर पाएगी। उसका जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पास चला गया, यानी उसका वोट बैंक एक मेजर था बीजेपी के पास है। और जो दलितों का जो वोट था वो बसपा के पास है। अब बचे मुस्लिम, तो मुस्लिम तो ये देखेगा ना कौन बीजेपी को हरा सकता है, उसके साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इन दलों से कोई, जो कल नाश्ते पे मीटिंग हुई है, जो चर्चाएं हो रही हैं, या लोकसभा के अंदर जो हो रहा है हंगामा, उससे उत्तर प्रदेश में कोई नुकसान होने वाला है, अगर ये इनकी लड़ाई 2024 के लिए है। जी, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। उमाकांत लखेड़ा हमारे साथ। अभी जो शंभुनाथ जी बात कह रहे थे 2022 और 2024, आप कांग्रेस के जानकार भी माने जाते हैं और लगातार देखते भी रहे कांग्रेस को। सर ये बताइएगा कि जिस तरह की कल की मीटिंग में जो उपेक्षा दिखाई दे रही है, जैसे खुद अखिलेश यादव का न आना, रामगोपाल यादव का आना, बसपा नहीं आई, तो ऐसे में 2022 का रण जीते बगैर 2024 की कोई रूपरेखा कहाँ दिखती? देखिए, किसी भी चीज के लिए जब कोई कोशिशें की जाती हैं तो उसके लिए काफी जोड़ तोड़ और एक जमीन तैयार करने का एक सिलसिला शुरू किया जाता है। और जमीन तैयार, जब कोई इमारत बनती है तो उसके लिए जमीन तैयार करना, उस इमारत बनाने के लिए साजो सामान तैयार करना, सरिया, ईंट, रेत, बजरी सारा तैयार करना। तो मुझे लग रहा है कि संसद में जो भूमिका इस समय संयुक्त विपक्ष की है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम पर है। और आपसी जो विश्वास है, जो अपोजिशन पार्टीज का जो बिखरा हुआ था, वो विश्वास एक किस्म से एक कड़ी में वो उभर रहा है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो एक कड़ी के रूप में उभर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये कड़ी के रूप में उभरने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां जो भारत की राजनीति में है, उनका केवल अपने अपने राज्यों में, अपने अपने स्टेट्स में उनका प्रभाव है, दूसरे स्टेट में उनका प्रभाव नहीं है। ऐसी दशा में अगर ममता बनर्जी बंगाल में जीत के आई तो बिहार में तो जीरो है, वो उड़ीसा में जीरो है, असम में जीरो है। असम में थोड़ा बहुत असर होगा बंगाली वोट का। तो आपको भाजपा का अगर मुकाबला करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी, पैन इंडिया पार्टी, जिसको अखिल भारतीय पार्टी बोलते हैं, वो आप कांग्रेस पार्टी है। ये इसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि हम भी कांग्रेस के बड़े आलोचकों में शामिल रहे हैं। लेकिन ये सत्यता है तो सत्य का तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर किसी पार्टी का वजूद है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और भाजपा की सीटों को अगर आपने कम करना है तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहां कांग्रेस का वजूद ही नहीं है। ऐसी दशा में जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है कि जब कांग्रेस का वजूद नहीं, तो ऐसी दशा में उन पार्टियों को साथ में लेना होगा जो पार्टियां जीत सकने की स्थिति में। क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वो असर नहीं है। कांग्रेस का जब असर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ये होगा कि एक फ्री केक वॉक मिल जाएगा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को, जो अब तक लगातार उसको 2014 से 2007 से मिलता रहा है। तो अब जो हालात है वो हालात ये है कि हमको राज्यों की रणनीति अलग बनानी पड़ेगी, केंद्र की रणनीति अलग बनानी पड़ेगी। और भाजपा का जो धीरे धीरे करके भाजपा जिस तरह से एक्सपोज हो रही है किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, और जो सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर, आप मीडिया के खिलाफ आप विच हंटिंग हो रही है जबरदस्त, है ना। और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको न्याय तो नहीं मिल रहा है, कमजोर वर्गों के साथ तो कोई न्याय मिल नहीं रहा है। तो ऐसी जो जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में कांग्रेस पार्टी एक अहम भूमिका निभा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त पर वो अगर सकारात्मक भूमिका, क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र चेला पिछले 2014 से दिख रहा है वो तो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में जो बड़ी पार्टी होने के हैसियत से जो जान फूंकने की जो उसकी कुवत थी, जो ताकत थी, जो संभावना उसमें थी, उस पर वो कसौटी पर खरा नहीं उतरी है।
तो ऐसी दशा में कांग्रेस पार्टी आने वाले जो वक्त है, ये जो शुरुआत हुई है, ये जो राहुल गांधी ने चाय पार्टी पर नेताओं को बुलाया है, उस चाय पार्टी से जो एक शुरुआत हुई है आगे बढ़ने की, तो वो क्या उसको जनता भी स्वीकार कर पाएगी जमीन पर, और जनता कितना जनता के जो मुद्दे हैं खासतौर पर महंगा, जब ये जासूसी देखिए सर, मैं ये जो जासूसी का समझना चाह मामला रहा है जी था कि जी जैसे 2022, इस बात से आप लोग एक हद तक सहमत होंगे, संभव है कि 2022 के रास्ते ही 2024 का रास्ता खुलता है जो जी दिखेगा, क्योंकि जी 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश सबसे ताकतवर विधानसभा का राज्य है। वहां अगर परफॉर्मेंस कैसा होता है तो 2022 अगले 6-7 महीनों में पूरा हो जाएगा, चुनाव का वक्त आ जी जाएगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस अलग लड़ेगी, घोषणा हो चुकी है। सपा लगातार कहती है अलग लड़ेगी, वो छोटे दलों के साथ आएगी। बीएसपी को लोगों ने बी टीम कहना शुरू कर दिया है, वो अलग लड़ेगी। तो क्या कोई सूरत नजर आती है उत्तर प्रदेश में जब ये विपक्षी दल सत्ताधारी की जो पार्टी है भाजपा, उसको हरा पाने की कोई अभी संभावना दिखती है, अगर आज हम देखना चाहें तो? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बिल्कुल साफ ये मानता हूं कि अगर आपने वोटों का, जो अपोजिशन पार्टीज है, भाजपा विरोधी जो वोट है, उनका विभाजन को रोकने में आप कामयाब हो गए, सीट दर सीट, आप सीट दर सीट कैलकुलेशन गुणा भाग करना पड़ेगा कि सीटों पर अगर आपने उनको डिफीट करने की रणनीति बना दी। और मैं बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात कहना चाहता हूं कि ये 2021 है और 2021 के आखिर में चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, और 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है वो 2017 में जो चुनाव हुआ था उससे एकदम भिन्न है। तब जनता बहुत, मतलब भाजपा के खिलाफ ज्यादा सुनने को तैयार नहीं थी। आज हालत यह है कि जनता किसानों में त्राहिमाम है, बेरोजगारी के मुद्दे पर आप फेल हैं, आप विज्ञापन अखबारों में, आप इंडिया टुडे में 14-14 पेज के परिशिष्ट आप अपने तारीफ में छाप दें, तो जनता तो आपका साथ छोड़ रही है ना। ये साबित हो चुका है पिछले जो विधानसभाओं के उपचुनाव हुए हैं, और आपने जो बंदरबाट, ये त्रिस्तरीय जो चुनाव हुए थे स्थानीय निकायों के उत्तर प्रदेश में, उसमें जो नंगा नाच डेमोक्रेसी का हुआ, जो चीर हरण हुआ, अगर वो अगर बुनियाद है कि जनता आपका साथ छोड़ रही है और जबरन आप सत्ता कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भगा के, लोगों से मारपीट करके, लोगों के बूथ लूट करके, लोगों को दहशत में डाल करके, आप जो है जहां आपके 2 सीट 4 सीट भी जीते थे वहां आप का ब्लॉक प्रमुख जीत रहा है, वहां आपका जिला पंचायत जीत रहा है, तो ये, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम जीत गए क्योंकि हम बड़े लोकप्रिय हैं। तो लोकप्रिय है तो दो आप 4 बातें महीने आपकी पहले बात से निकल कर आ रही हैं। एक तो ये कि सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई और किसान आंदोलन का असर है। दूसरी बात आप कह रहे थे कि जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें गुंडागर्दी। निकाय चुनाव को लेकर हम शंभुनाथ जी से पूछते हैं, वह संपादक रहे उत्तर प्रदेश के अखबारों में, उन्होंने बहुत निकाय चुनाव देखे हैं। सर, 2 सवाल आपसे, जो उमाकांत जी कह रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। पहली बात यह कि क्या निकाय चुनाव की गुंडागर्दी का असर वहां की जनता पर पड़ता है और क्या यह पहली बार है? और दूसरी बात यह कि जो कुछ भी महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन की जो भूमिका दिखाई दे रही है, बगैर ताकतवर विपक्ष के क्या सत्ता पक्ष को हराना सिर्फ इन मुद्दों के बीते संभव है? ये 2 सवाल। देखिए, निकाय चुनाव का असर नहीं पड़ता। निकाय चुनाव जो लोकल जो भी व्यक्ति होगा उसकी ताकत से जीता जाता है। नहीं, दूसरा गुंडागर्दी भी कोई नई चीज है उत्तर प्रदेश में। वही देखिए ना, जौनपुर में जो जीती है चंद्रकला, धनंजय सिंह जी की पत्नी, तो ताकत का और पैसे का खेल था कि वहां जो अपना दल का अपना अधिकृत उम्मीदवार था वो भी बिक गया, यानी उसने भी जाकर वोट उनको डाल दिया। तो ऐसी स्थितियों में निकाय चुनाव से आप नहीं तय करते कि निकाय चुनाव का असर क्या होगा। क्या हम ये मान ले कि निकाय चुनाव में गुंडागर्दी जीत गए तो विधानसभा में गुंडागर्दी हो जाएगी? विधानसभा चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, इतना आसान नहीं होता है, एक अलग होता है। लेकिन मैं आपकी उस बात से सहमत हूं कि विधानसभा चुनाव में अगर विपक्ष ताकतवर ना हुआ, यानी ताकतवर होना पड़ेगा। ठीक है, लोग नाराज हैं, सारी बातें सही हैं, लेकिन भाई जहां पे बहुजन समाज पार्टी का जो है वहां उनको वोट मिल गया। एक तो बीएसपी को बीजेपी की बी टीम न माना जाए, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की बी टीम है। मायावती जी का अपना एक वोट बैंक है, साइलेंट बैंक है, उसमें कोई शक नहीं। तो उसी तरह समाजवादी पार्टी का भी अपना एक वोट बैंक है, लेकिन इनका वोट बैंक और दो बीएसपी का वोट बैंक है, वो जब बीजेपी आती है और वो हिंदू की बात करने लगती है, यानी
पोलराइज करती है हिंदू मुसलमान की, तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। देखिए, आज वोटर भी एक आदमी है, इमोशनल होता है। वो होता ये है कि चुनाव के मौके में जो भावना उत्तेजित करने वाले भावोद्रेक कहना चाहिए, उद्रेक जो पैदा होता है, उसके मुताबिक वोट दे आता है। ये योगी आदित्यनाथ ये प्रयोग अपना कई बार कर चुके हैं, केरल में भी किया, वेस्ट बंगाल में भी किया, इसमें कोई शक नहीं। तो वो इस तरह के लोगों के भावनाओं को उभारने वाला बीजेपी उसमें निपुण है। इसलिए फिलहाल इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जो है वो एकदम इन चुनाव में सफाया हो जाएगा और सपा या कोई भी XYZ पार्टी आ जाएगी। वजह या तो सपा और बसपा एक होकर लड़ते तो ताकत बनती है, क्योंकि दोनों भाई वोट बैंक होना चाहिए, इनके पास अपना एक वोट बैंक है, तो दोनों का वोट बैंक मिलकर जिताऊ वोट बैंक बन सकता है। फिर मुसलमान तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। लेकिन अलग अलग लड़ेंगे तो वोट बैंक बिखर जाएगा, उसके ऊपर ओवैसी भी आएंगे तो वोट बैंक बिखर जाएगा। कांग्रेस का अब अपना कोई वोट बैंक नहीं रहा। जैसा उमाकांत जी कह रहे थे, कांग्रेस सब जगह दिखाई पड़ती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये मान सकते हैं सब जगह है, लेकिन अगर वोट बैंक नहीं है तो उसका मतलब क्या है ना? तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से लड़ाई लड़के छिटपुट की हम अलग लड़ेंगे आप अलग लड़ेंगे, जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं हुआ तब तक बीजेपी को हटाना उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल जी। लेकिन सर देखें तो बंगाल में जो प्रयोग इन लोगों ने दोहराया है, उमाकांत जी, जो आप लोगों को या किसी को भी क्या ये लगता है कि बंगाल का जो प्रयोग था, कम्युनिस्ट और कांग्रेस अलग लड़े और ममता बनर्जी अलग लड़े, माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके को दोहराने का प्रयास है, कांग्रेस अलग लड़ेगी, सपा अलग लड़ेगी। लेकिन आपको लगता है, लंबा आपने राजनीतिक पत्रकारिता की है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तो इससे बीजेपी का नुकसान होगा? देखिए, मैं आपने बंगाल की प्रश्न से जिक्र शुरू किया सवाल का। मैंने बंगाल इलेक्शन 2-3 असेंबली इलेक्शंस कवर किए, एक बार लोकसभा का इलेक्शन कवर किया। बंगाल के बारे में मेरी बहुत निश्चित राय है और बड़े मतलब मेरे लिए कही भी बातें, ये पहली बार आपको नहीं बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि इन्होंने जो दिल्ली में बैठे हुए कर्ता धर्ता लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की, इनकी जो पूरी रणनीति फेल होने का सबसे बड़ा कारण था तो इन्होंने बंगाली जो बंगला अस्मिता और बंगला राष्ट्रवाद, उसको इन्होंने ठेस पहुंचाई। और जिस तरह से इन्होंने कैंपेन किया, वो कैंपेन इन्होंने पैसा तो बेहिसाब इन्होंने खर्च किया, बंगाल में दो राय नहीं है, बेहिसाब पैसा खर्च किया, बेहिसाब ये बाहर के लोगों को ले गए। लेकिन इन्होंने जो माहौल खड़ा किया, उस माहौल से जो आपने बंगला सेंटिमेंट्स को जो हर्ट किया, उससे लोग जमीनी स्तर पर आपके खिलाफ हो गए। इसके बारे में इनके जो इतने बड़े घाघ और अपने को रणनीतिकार समझते हैं, इनको वहां पिटाई करके पब्लिक ने इनको वापस दिल्ली भेज दिया। तो ये, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है। उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है क्योंकि वहां की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जातीय पृष्ठभूमि है, अंचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, आपका बुंदेलखंड है, मध्य उत्तर प्रदेश है, सब जगहों की सामाजिक जातीय परिस्थितियां अलग अलग है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो रणनीति है उसको आप पूर्व में नहीं लागू कर सकते हैं। तो लेकिन बंगाल चूंकि एक बंगाली अस्मिता का राज्य है और वहां आपने जो जिस तरह का रणनीति अपनाई, तो उत्तर प्रदेश में मैं ये निश्चित राय है मेरी कि अगर विश्वास कायम राजनीतिक पार्टियों में है और वो जो विश्वास, जो नेताओं का मिलन ऊपर से हो रहा है, गले मिल रहे हैं। जैसे 2017 में क्या देखा कि वो एक नारा था, आपको याद ही होगा कि 26 साल यूपी बिहार। हाँ। अब ये बताइए कि आप नेता तो ऊपर से मिल लिए लेकिन पब्लिक तो नहीं मिली। और जब पब्लिक का भाजपा के प्रति जो मोह था, भाजपा ने जो ध्रुवीकरण किया, जो जातीय ध्रुवीकरण किया, और जो हिंदुत्व को उन्होंने पिछड़ी जातियों में हिंदुत्व का उन्होंने जो घुसपैठ कराई और उससे उन्होंने हिंदू को जगाया पिछड़ी जातियों में, दलितों में, उससे इन दोनों के जो फोटो छपे बड़े बड़े होर्डिंग में भी यूपी के इलेक्शंस में कवर गया था, मैं आगरा फिरोजाबाद वगैरह घूमा और मैंने देखा लखनऊ बरेली, मैंने देखा कि पब्लिक तो आपके साथ नहीं है लेकिन होर्डिंग लगे हुए जगह जगह। तो अब आपको ऐसा जो आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कि पब्लिक विपक्ष की तरफ उम्मीदों से देख रही है कि भाई साहब आप अभी नींद में हैं या जग गए हैं थोड़ा सा, तो पब्लिक आपका साथ देने को तैयार है। किसान पूरे उत्तर प्रदेश में उद्वेलित है, किसानों में असंतोष है, बेरोजगारी
चरम सीमा पर है। जो छोटे दुकानदार हैं वो उनकी कमर 2016 में नोटबंदी से टूटी थी। अब 2000 पिछले 1.5 साल से 2019 के खत्म होने के बाद जनवरी 2020 से जो सिलसिला शुरू हुआ, जो लॉकडाउन मार्च 22-23 तारीख को लगाया गया, उससे तो पूरे सोसाइटी की, श्रमिक की, मजदूर की और आम जो मध्यम वर्ग की कमर टूट गई। जो सरकार को बनाने और बिगाड़ने का खेल कौन करता है? ये मध्यम वर्ग करते हैं। ये मध्यम वर्ग जो आपका मतलब एकदम साथ जाता था और सरकारें बनाता था और बिगाड़ता था उत्तर प्रदेश में, वो आपके खिलाफ है। अब सवाल यह है कि अब आप उसको कैसे चैनलाइज करते हैं, कैसे उसको गोलबंद करते हैं, ये आपकी विश्वसनीयता पर निर्भर करता है कि क्या आप जनता का विश्वास जीत सकते हैं कि ये जो आपका गुस्सा है और आप जिस आशाओं से और आकांक्षाओं से आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, हम आपकी कसौटियों पर खरा उतरेंगे। और जातीय जो नाम पर जो दुकानदारियां हो भी रही हैं, वो मुझे लग रहा है कि जो जो आर्थिक मामले हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, वो जातीय चीजों से एकदम अलग है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से लोगों के लाख मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि उनकी जो बिरादरी का वोट दिल्ली में 5-7% होगा, 5-7-6% होगा, इससे ज्यादा तो है नहीं। लेकिन उन्होंने इन सारी पार्टियों के जो तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, सबको धूल चटा दी उन्होंने। आप जो है जब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये क्लीन पॉलिटिक्स देने का लोगों को भरोसा देते हैं और लोगों की कसौटियों पर खरा उतरते हैं, तो ये उत्तर जो दिल्ली में जो लोग हैं उसमें से 40% पूरी पॉपुलेशन के लोग तो यूपी, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। क्यों नहीं जो जो बिहार के लोग और यूपी के लोग उत्तर प्रदेश दिल्ली में आम आदमी पार्टी को गले लगा रहे हैं, वो बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को नहीं, दूसरे विपक्ष को क्यों नहीं गला लगा सकते? लेकिन तो एक विकल्प देने का काम किसका है? ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। ये जिम्मेदारी गेंद जो है इस समय राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश के पाले में है। तो वो जनता को भरोसा दे कि वो विश्वसनीय विकल्प देने के लिए दौरा करें। अखिलेश जी लखनऊ में बैठे रहते हैं, मुझे तो कोई कार्यक्रम उनका जारी नहीं हुआ कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जबकि लोग तैयार बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी वगैरह, प्रियंका गांधी घूम रही है, उन्होंने कहा कि लखनऊ में डेरा डालेंगे। आज तक तो उन्होंने लखनऊ में मकान ले लिया, लेकिन जाते नहीं, वहां क्यों नहीं डेरा लगाते? तो आप कोई आप इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि लोग जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाएंगे उस दिन आपको वोट डालने आपके घर आएंगे। ये भ्रम मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में छोड़ना पड़ेगा। ये इस भ्रम में लोग वोट नहीं देते कि उससे नाराज होकर आपको वोट दे रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव वोट मांगना पड़ेगा, विश्वसनीयता कायम करनी पड़ेगी पब्लिक के बीच में, अदरवाइज आपका वही असर होगा जो कांग्रेस पार्टी का लगातार होता जा रहा है लोकसभा में। वही कांग्रेस पार्टी कट गई चीजों से। जी, बात को अब समेटने की कोशिश करते हैं, काफी बातें आ चुकी हैं। आखिरी सवाल समूना सर आपसे कि ये बताएं कि अगर ये दो पार्टियां जो कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी साथ आने से रही, कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ती हैं, तो क्या ऐसी कोई तरकीब दिखाई देती है जिसमें कि कोई चमत्कार हो जाएगा और सत्ताधारी पार्टी कमजोर हो जाएगी? क्योंकि अभी के लक्षण के हिसाब से बहुत साफ है कि ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही। देखिए, पिछली बार कांग्रेस और सपा मिली भी थी, वो बहुत आखिरी वक्त में मिली थी, है ना? तो अब भी आखिरी वक्त आ गया है। अब टाइम, पिछली बार थोड़ा पहले मिल गई थी, अब तो एकदम आखिरी वक्त आ गया। नहीं सर, पिछली बार 1 महीने पहले मिली थी। 27 साल यूपी बिहार का नारा किसी तरह कार्यकर्ताओं ने मिटाया था कांग्रेस। बहुत मुश्किल है कि ये मिलकर के कोई चमत्कार दिखा दें, क्योंकि कांग्रेस के पास यूपी में अपना वोट बैंक नहीं है, ये तो आप मान के चलिए। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पास है, इसमें कोई शक नहीं। अब समाजवादी पार्टी क्या सारे ओबीसी को जोड़ पाएगी? अभी देखिए, बीच में लगा था कि राजभर जो है वो आ जाएंगे इनके साथ, कल राजभर नाश्ता कर रहे थे स्वतंत्र देव सिंह के साथ। तो ये जो अब छोटी छोटी जो जातियां हैं ना, बड़ी छोटी छोटी जातियों का एक स्वरूप तो होता है जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था है, श्रेष्ठतावाद, उससे जातियां अवरुद्ध होती हैं। एक होता है कि वो पैरेलल फैलती हैं, जब फैलती हैं तो उनका फैलाव होता है, उनको कौन जोड़ पाएगा? तो वो नहीं जोड़ पा रहे, ना समाजवादी पार्टी जोड़ पाई, ना कांग्रेस जोड़ सकती है। ये हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी इसमें जोड़ देती है। मिडिल क्लास नाराज है, लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल का लखेड़ा जी ने बताया, सही बात है, अरविंद केजरीवाल जी का अपना वोट बैंक निजी, उनकी जाति का वोट नहीं हुआ,
लेकिन फिर भी उनको सब वोट देते हैं। तो ये दिल्ली अर्बन वोट बैंक है, यहाँ गांव नहीं है। यूपी में 30% शहरी वोट होगा, बाकी 70% ग्रामीण बैंक होगा, ग्रामीण वोट बैंक होगा। अच्छा, अब वोट जो डालने जाता है वो गांव के लोग जाते हैं, शहरी लोग तो आमतौर पर मिडिल क्लास वोट ही नहीं डालने जाता। और ठीक है, माहौल भी बनाते हैं मिडिल क्लास, लेकिन अब जब आवासी दुनिया आ गई है, वर्चुअल सोशल मीडिया जिसे बोलते हैं, ये एक अजीब सा माहौल बना रही है, ये लोगों को सड़क पे उतरने से रोकती है। अब ये बात सही कह रहे थे कि अभी कितने प्रदर्शन किए भाई, राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने उस सड़क पे उतर करके पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ। आप दिल्ली में क्या कर रहे हो? दिल्ली में साइकिल चला रहे हो। साइकिल चलानी है तो जाकर के आप बुंदेलखंड में चलाइए, साइकिल चलानी है तो देवरिया, गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश चलाइए, सेंट्रल यूपी में चलाइए, वहां तो आप नहीं दिख रहे हैं। तो जब आप दिख नहीं रहे हैं तो फिर कैसे लोग जानेंगे कि आप सीरियस हैं? लोग आमतौर पर सच बात ये कि ना सिर्फ बसपा को, सपा को भी बीजेपी की वोट बी टीम मांगते हैं, क्योंकि अक्सर योगी जी पता लगा उनके यहाँ चले गए, चाय पी रहे, लोग सोचते हैं कोई नहीं, परिवार के ही लोग हैं। तो ये जो स्थिति हो गई ना, इससे विपक्ष की स्थिति खराब हुई है। विपक्ष को सड़क पे उतर के आंदोलन करने चाहिए, जो नहीं किए इन्होंने। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी शुरू में लगा था कि शायद कुछ करेंगी या उत्तर प्रदेश में रहेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक प्रेस नोट जारी कर दिया। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो निश्चित वो है, थोड़े से लगता है वो सही आदमी है और उतरते भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिख रहा कि वो भी कुछ कर रहे हैं। तो जब नहीं कर रहे हैं और चुनाव सर पे हैं, मतलब मुश्किल से 6 महीने भी नहीं बचे हैं, तो क्या कर पाएंगे? मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती। और बीजेपी उधर उतने ही तेजी से वार कर रही है। वार का मतलब विज्ञापन चला रही है, कैंपेन चलाए है, लोगों को बता भी रही है और ये बताने में सफल भी हो रही है कि नहीं वो काम कर रही है। ये बड़ी दिक्कत है। ठीक, बातचीत के लिए आप लोगों का शुक्रिया। आपने दोनों राजनीतिक पत्रकारों को सुना। शंभुनाथ शुक्ल संपादक रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई अखबारों में, और उमाकांत लखेड़ा थे राजनीतिक पत्रकार रहे हैं लंबे समय। बहुत साफ चिंताएं जाहिर की और बड़ी बातें कुछ कही, जिनमें से मैं कुछ रेखांकित कर देना चाहूंगा। पहली ये कि अगर बैठे बिठाए ये नेता सोचते हैं कि मुद्दों से नाराज जनता इनको उतार देगी सत्ता पर और ये विपक्षी सत्तासीन हो जाएंगे, तो इस भूल से अखिलेश को और राहुल दोनों को उबर जाना चाहिए। और एक विपक्षी एकता की ताकत ही सत्तासीन पार्टी को, चाहे आप जो वो कर रही हो, चाहे तानाशाही कर रही हो, चाहे फैक्ट्रियों को बेच रही हो, चाहे या फिर बेकारी फैल रही हो, या किसानों को बर्बाद कर, यह सब कुछ तभी संभव है, सत्ता से तभी उतरेगी जब विपक्ष एक होगा और एक मत से, एक स्वर में इस अपनी एकता बना पाने में सक्षम। शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए, धन्यवाद। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।